बच्चों, मैं शिवम चौहान अपने YouTube चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम शुरू कराने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है किरचॉफ के नियम और वैद्युत परिपथ। बेटा, ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मान के चलिए इस चैप्टर में से 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, एक थ्योरी आती है इस चैप्टर में से और एक न्यूमेरिकल आता है। तो इस चैप्टर को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसकी थ्योरी आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। जो बच्चे इस पूरे पार्ट के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, वे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को टच करके आप पूरे पार्ट के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इन नोट्स को अपनी कॉपी में भी लिखें, क्योंकि अपने आप लिखा हुआ ही आपकी सरलता से याद हो जाता है। ठीक है, तो अब सारे पॉइंट बाय पॉइंट हम समझाते चलेंगे। आपको हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। यदि कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो उसको आपको वीडियो के में जो मैसेज हैं उनमें लिखना है, जिससे हम उसको अगले लेक्चर में फिर समझा सकें दोबारा। तो पाठ का नाम है किरचॉफ के नियम और वैद्युत परिपथ। किरचॉफ, ये बच्चों साइंटिस्ट का नाम है किरचॉफ, जिन्होंने वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में धारा का मान ज्ञात करने के लिए, किसका मान, धारा का मान ज्ञात करने के लिए नियम दिए थे। वे सब इसी पाठ में पढ़ेंगे हम, और साथ ही किरचॉफ से संबंधित और अन्य व्हीटस्टोन से संबंधित वैद्युत परिपथों का भी अध्ययन इसी चैप्टर में करेंगे। तो बच्चों, पहला टॉपिक है वैद्युत सेल, इलेक्ट्रिकल सेल। क्या होती है ये वैद्युत सेल? एक ऐसी युक्ति है, मतलब एक ऐसा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलकर वैद्युत परिपथ में आवेश का प्रवाह निरंतर बनाए रखती है। ठीक है, अर्थात परिपथ में आवेश का प्रवाह, आवेश को प्रवाहित करने में यूज होती है वैद्युत सेल। बेटा, जैसे आपके घरों में बैटरी होती है ना, बैटरी क्या करती है, जब लाइट भाग जाती है तो परिपथ में आवेश का प्रवाह बनाती है। उसी प्रकार प्रयोगशाला में आपको वैद्युत सेल देखने को मिलेगी, जो कि आपके जो भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप जैसे मीटर सेतु का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, विभव मापी का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो उन प्रैक्टिकलों में वैद्युत सेल क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को, ध्यान से देखिए, किसको, रासायनिक ऊर्जा को किसमें, वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, कौन बदलती है, वैद्युत सेल। वैद्युत सेल क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, वैद्युत सेल में धातु की 2 छड़ें होती हैं। देखिए, वैद्युत सेल में धातु की 2 छड़ें होती हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये छड़ें एक द्रव में डूबी रहती हैं, जिसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। बच्चों, ये छड़ें जो होती हैं, ये जिस द्रव में डूबी रहती हैं उसे बोलते हैं विद्युत अपघट्य। इसका आप डायग्राम देखेंगे, जैसे ये देखिए, ये चित्र है बच्चों इसका, ये एक विद्युत सेल का चित्र है। इसमें देखिए, ये जो डायग्राम, ये जो द्रव है, इसको बोलेंगे वैद्युत अपघट्य। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, वैद्युत अपघट्य। अब इसमें धातु की 2 छड़ें डूबी रहती हैं भाई वैद्युत सेल में। एक छड़ ये रही, दूसरी छड़ ये रही। जो एक छड़ है को हम बोलते हैं एनोड, और जो दूसरी छड़ है इसको हम बोलते हैं कैथोड। एनोड और कैथोड। अब इसमें देखेंगे, जब ये छड़ डुबोते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन की ओर मूव करते हैं। देखिए, ये जा रहे, ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन। और हमेशा याद रखिए, जो धारा बहती है परिपथ में, वो इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत। तो ये होने लगी बच्चों वैद्युत धारा प्रवाहित। ठीक है, एनोड से कैथोड की ओर आप देख रहे हैं ये धारा प्रवाहित हो रही है, और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बच्चों कैथोड से एनोड की ओर। ये कैथोड का कार्य करती है छड़, और दूसरी छड़ करती है एनोड का कार्य। ठीक है, अब यदि हम इस परिपथ में बाहर कोई विद्युत बल्ब लगा दे, देखिए ये लगा दिया मैंने बल्ब, तो आप देखेंगे यहाँ पर चूंकि धारा बहने लगेगी ऐसे, अर्थात ये बल्ब जल जाएगा। तो आपने देखा, इसमें वैद्युत अपघट्य में रासायनिक ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा। और ये बच्चों कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, ये हो रही है वैद्युत ऊर्जा में। अर्थात वैद्युत सेल क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है।
अब इसमें वैद्युत अपघट्य में जैसे सपोज कीजिए हमने अमोनियम क्लोराइड का पाउडर लेंगे NH4Cl, तो NH4Cl को जब वियोजित करेंगे तो ये अपने धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब क्या होगा, NH4 पॉजिटिव यहाँ पर एनोड पर इकट्ठे हो जाएंगे और Cl नेगेटिव यहाँ कैथोड पर इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस प्लस हो जाएगा बच्चों और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा, कैथोड पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन है वे एनोड की ओर मूव करेंगे, कैथोड से इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर ऐसे चलेंगे और धारा एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होने लगेगी। तो ये काम है वैद्युत सेल का। वैद्युत सेल क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलकर आवेश का प्रभाव बनाए रखती है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है सेल का विद्युत वाहक बल, EMF ऑफ सेल। ये क्या होता है भाई, सेल का विद्युत वाहक बल। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया सेल क्या करती है बच्चों, परिपथ में आवेश का प्रवाह करती है। तो याद रखिए आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य करना होगा, ठीक है, सेल क्या करती है, वैद्युत परिपथ में आवेश को प्रवाहित करती है। और याद रखना है आवेश को प्रवाहित करने में, आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य होता है, आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य होता है उसे ही बोलते हैं सेल का वैद्युत वाहक बल, EMF ऑफ सेल। आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। बच्चों इसको E से लिखते हैं और E बराबर होता है W/Q। ये इसका फॉर्मूला है, E बराबर W/Q। बल्कि इसको आपको डिफाइन करने में आप जो बटे में आ रहा है, अपोन में जो आ रहा है वो आ रहा है Q, तो इसको एकांक मान लो आप, एकांक मतलब 1 कूलाम। अगर हम Q बराबर 1 कूलाम मान लें तो आप देखेंगे E बराबर हो जाएगा बच्चों W। E बराबर क्या हो जाएगा, W। अर्थात 1 कूलाम आवेश को मतलब एकांक आवेश को वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य, W मतलब कार्य। तो एकांक आवेश को वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। यही लिखा है मैंने, देखिए एकांक आवेश को वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, EMF ऑफ सेल कहलाता है। अब ये EMF जो लिखा है बेटा, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, मतलब विद्युत वाहक बल किसका, ऑफ सेल, सेल का विद्युत वाहक बल। डिनोट कैसे करते हैं इसको, E से। तो एकांक आवेश को वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है और इसको डिनोट करते हैं हम E से। और इसका फॉर्मूला होता है E = W/Q और यूनिट बन जाएगी बच्चों W की जूल, Q की कूलाम, तो यूनिट बन गई जूल प्रति कूलाम। और आपको पता ही होगा कि जो जूल प्रति कूलाम होता है बच्चों, जूल प्रति कूलाम, इसको हम वोल्ट भी कह देते हैं, ये बराबर होता है वोल्ट के। अर्थात विद्युत वाहक बल का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, देखिए विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर इनमें काफ़ी समानता है। क्या समानता है, इनके मेनली सूत्र देखिए आप, E के सूत्र में भी W/Q आ रहा था बच्चों, और आप देख रहे हैं V के सूत्र में भी W/Q है, V = W/Q। अर्थात इसका मतलब ये हुआ इनमें फॉर्मूले में समानता है। डेफिनेशन भी एक जैसी होगी लेकिन एक फ़र्क होगा। विद्युत वाहक बल में आपने पढ़ा था, देखिए विद्युत वाहक बल में यहाँ देखेंगे विद्युत वाहक बल एकांक आवेश को वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में कार्य है, ठीक है। और टर्मिनल विभवांतर में देखेंगे आप एकांक आवेश को वैद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में कार्य। तो जो अगर हम परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं, ऐसे देखिए जैसे ये कोई एक इलेक्ट्रिक परिपथ है, वैद्युत परिपथ है ये, ठीक है, इसमें ये 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, इन्हें बोलते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, है ना। प्रतिरोध को ऐसे बनाते हैं, ये प्रतिरोध है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्रतिरोध लगे हैं। अब अगर हम कहें इन दोनों प्रतिरोधों में आवेश को
मतलब पूरे परिपथ में, भाई परिपथ में दो प्रतिरोध हैं तो इसलिए दोनों प्रतिरोध कह दो या पूरा परिपथ कह दो, एक ही बात है। अगर पूरे परिपथ में आवेश को प्रवाहित किए जाने में कार्य निकालें तो उसको बोलेंगे हम विद्युत वाहक बल। क्या बोलेंगे? विद्युत वाहक बल। अगर हम देखें विद्युत वाहक, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, विद्युत वी वाहक वा बल, ठीक है। तो अगर पूरे परिपथ में आवेश का कार्य निकालें तो विद्युत वाहक बल। अगर हम इन दो प्रतिरोधों में से किसी एक प्रतिरोध में कार्य निकालें, किसी एक प्रतिरोध में, जैसे हमने इस वाले प्रतिरोध में निकाला, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनल विभवांतर, डिनोटेड बाय वी, ठीक है। तो एकांक आवेश को वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। इसको हम V से लिखते हैं और V बराबर W/Q और मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। बेटा आपको पता ही है, जैसे आपके घर में यूज़ करने वाली बैटरी होती है उसमें प्लेटों के बीच भरा रहता है तेजाब, ठीक है, तेजाब भरा रहता है। उसी प्रकार जो वैद्युत सेल होती है प्रयोगशाला में जो यूज होती है उसमें भरा रहता है कोई रासायनिक घोल। वो जो रासायनिक घोल होता है जो प्लेटों के बीच भरा रहता है उसको बोलते हैं रासायनिक घोल। उस घोल को हम बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्य। अभी पढ़ाया था मैंने फर्स्ट टॉपिक में। तो ये जो वैद्युत अपघट्य होता है, परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है, जैसे यहाँ पर ये धारा आ रही है, तो वैद्युत अपघट्य धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। ये धारा है और इसके मार्ग में क्या उत्पन्न करता है? रुकावट, प्रतिबाधा उत्पन्न करता है। इस रुकावट को ही हम बोलते हैं क्या? आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध मतलब अंदर की रुकावट। और अंदर की रुकावट कौन उत्पन्न कर रहा है? ये वैद्युत अपघट्य है, क्योंकि सेल के अंदर क्या भरा हुआ है? वैद्युत अपघट्य, ठीक है बच्चों। तो वैद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? सेल में उपस्थित घोल, घोल मतलब विद्युत अपघट्य, ये लिख दिया मैंने कोष्ठ में, विद्युत अपघट्य। सेल में बहने वाली धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है, ठीक है। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब है रुकावट उत्पन्न करना, धारा के मार्ग में प्रतिबाधा उत्पन्न करना। तो सेल में उपस्थित घोल सेल में बहने वाली धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध को हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से, ठीक है। और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r निम्न बातों पर निर्भर करता है। किस किस पर निर्भर करता है? देखिए ध्यान से, यह प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब R प्रोपोर्शनल होता है D के, अर्थात आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, यह घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब R व्युत्क्रमानुपाती माने 1/a, तो R व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। इसका मतलब क्या हुआ बेटे? ध्यान से देखेंगे, अगर दूरी बढ़ा दोगे तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अनुक्रमानुपाती माने ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दें तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, दूरी घटाने पर आंतरिक प्रतिरोध घटेगा। ये क्षेत्रफल की क्या बात है? घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब क्षेत्रफल अगर आपने ज़्यादा डुबो दिया प्लेटों का तो आंतरिक प्रतिरोध कम उत्पन्न करेगा, अगर आपने कम डुबोया तो आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा उत्पन्न करेगा, ठीक है। यह घोल की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है बेटा? सांद्रता के अनुक्रमानुपाती मतलब घोल जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा, R प्रोपोर्शनल होता है C के। C मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, सांद्रता माने गाढ़ा विलयन, गाढ़ा विलयन। अगर विलयन ज़्यादा गाढ़ा है तो आंतरिक प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। अब गाढ़ा विलयन कब होगा बेटा? यदि उसमें आप रासायनिक पदार्थ जिसका हम वियोजन कर रहे हैं, जो धारा उत्पन्न कर रहा है, उसको ज़्यादा मात्रा में मिला देंगे तो सांद्रता अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? जो घोल की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और दूसरा, यह प्लेटों के पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्लेटों के पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा, आंतरिक प्रतिरोध को याद करने के लिए बस आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। R प्रोपोर्शनल D, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध को बेटा छोटे r से लिखते हैं, इस बात को ध्यान देना। दूसरा, R
इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती ए मतलब एरिया, अर्थात प्लेटों का जो गोल में डूबा हुआ क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती। अगर ज़्यादा डुबोएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। तीसरा आर प्रोपोर्शनल सी, अर्थात यह घोल की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। सी माने सांद्रता, सांद्रता मतलब गाढ़ा विलयन। अगर विलयन की सांद्रता ज़्यादा है तो आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होगा, सांद्रता कम है तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। और चौथा पॉइंट है यह प्लेटों के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, आर प्रोपोर्शनल पदार्थ मतलब प्लेटें किस चीज़ की बनी हुई हैं। तो ये आंतरिक प्रतिरोध के बारे में हमने पढ़ा, आप इसको ध्यान से समझें, अपनी कॉपी में लिखें। अब बेटा नेक्स्ट है डेरिवेशन है ये, सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, माना एक सेल का विद्युत वाहक बल E है तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। यह सेल एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में धारा भेज रही है। तो पहले बच्चों हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम देखिए ये मैंने बना दिया। हमने क्या करा, एक सेल ली, ये एक सेल हो गई बेटा, ये क्या है सेल। इस सेल के साथ जो ये सेल का पॉजिटिव हो गया, जो बड़े वाला होता है उसे प्लस मान लेते हैं और ये नेगेटिव। सेल के साथ बच्चों जो प्रतिरोध लगा होता है बिल्कुल सेल के साथ, ये इसको बोलते हैं छोटा r। छोटा r मतलब आंतरिक प्रतिरोध। ये क्या है बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध। जो सेल के साथ प्रतिरोध लगा रहता है उसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। सेल के जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर हमने मान लिया V डैश। क्या मान लिया, V डैश, ये टर्मिनल विभवांतर हो गया। ठीक है, अब ये जो सेल है एक बाह्य प्रतिरोध, ये बाह्य प्रतिरोध हो गया बड़ा R। बाह्य प्रतिरोध मतलब जिस परिपथ में धारा भेज रहे हैं उसका प्रतिरोध हो गया ये, बाह्य परिपथ का प्रतिरोध अर्थात बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, अब ये सेल क्या कर रही है, इस बाह्य प्रतिरोध में I धारा भेज रही है। ऐसे ये देखो, ये चली आई धारा, ये आ रही बेटा। ठीक है, तो ये I धारा भेज रही है। कितनी धारा भेज रही है, I। अब ये आप देखेंगे ध्यान से, ऐसे चल के ऐसे चल के ऐसे घूम के इस टाइप से ये धारा आ रही है, अर्थात पूरे परिपथ में क्या धारा बह रही है बच्चों, I धारा बह रही है। ये R के सिरों का विभवांतर हमने मान लिया V। ये जो R है इसका विभवांतर मान लिया V, जिसको हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर द्वारा दर्शाया है। ठीक है, अब आप एक बार फिर चित्र देखेंगे, मैंने बताया, ध्यान से देखिए बेटा डायग्राम। एक सेल है, ये एक सेल है, सेल के साथ ये आंतरिक प्रतिरोध छोटा r माने आंतरिक प्रतिरोध, ये सेल E जिसका विद्युत वाहक बल E है, ये सेल हो गई बेटा। ठीक है, और ये सेल का प्लस, ये माइनस। अब ये जो सेल है बच्चों ये एक बाह्य प्रतिरोध R में धारा भेज रही है, ये बाह्य प्रतिरोध बड़ा R हो गया। ठीक है, बड़े R के सिरों का विभवांतर V मान लिया हमने, जो कि वोल्ट मीटर द्वारा दर्शा दिया, और छोटे R के सिरों का विभवांतर V डैश मान लिया। ठीक है बेटे, समझ में आ गया। इस डायग्राम को आप ध्यान से अपनी रफ कॉपी में या फेयर में जिसमें भी आप कर रहे हैं, देखिए जब भी मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ साथ आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठें और जो जो पॉइंट मैं बताऊँ उनको नोट करता चलें। ठीक है, अब देखिए ये आपका डायग्राम हो गया। ठीक, सारी चीज़ें इसमें क्लियर हैं आपके। अब देखते हैं सेल द्वारा परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में कार्य। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो सेल है इसमें धारा भेज रही है, या ये कह दो आवेश भेज रही है, तो इसके द्वारा परिपथ में आवेश को भेजने में कितना कार्य होगा। भाई हमेशा धारा जो है प्लस सिरे से निकालते हैं बैटरी के, तो यहाँ से हमने I धारा निकाली है और इसमें हम देखते हैं कार्य कितना होगा। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने आज, पहला पॉइंट था E बराबर W/Q था बेटे। तो यहाँ से W की वैल्यू बैठ जाएगी W बराबर EQ। ठीक है, अब ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन थी विद्युत वाहक बल की, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में जो कार्य होता है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो कार्य होता है उसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। तो देखिए सेल द्वारा परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में कार्य, W बराबर हो गया EQ। क्यों है बेटा ये, W बराबर EQ। ये कहाँ से आया बेटा, ये रहा फॉर्मूला, E बराबर W/Q होता है, तो W बराबर हो जाएगा EQ। तो ये कार्य हो गया। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, तो Q का जो फॉर्मूला होता है Q बराबर होता है IT। Q बराबर IT, इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा रखा है, देख लेना आप।
पिछले चैप्टर की सारी वीडियोज़ मैंने डाली हुई हैं। वैद्युत चालन पाठ है, आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, वैद्युत चालन बाई शिवम चौहान डाल के जब आप सर्च करोगे तो पूरा पाठ खुल जाएगा। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी वैद्युत चालन सर्च कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वैद्युत चालन का पहला टॉपिक वैद्युत धारा पढ़ाया हुआ है, और मैंने वहाँ पर पढ़ाया था धारा का सूत्र होता है I बराबर Q/T। तो यहाँ से आप देखेंगे Q बराबर बन जाएगा IT। तो ये जो Q बराबर IT बन गया, इसको यहाँ पर रखा आपने, तो W बराबर EIT। ये बेटे वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला बन जाता है। अब देखेंगे ये सेल द्वारा परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में कार्य आ गया, अर्थात ये आ गया कुल कार्य। क्या आ गया बच्चों? कुल कार्य। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान ली, W बराबर EQ होता है, और Q के रिप्लेस ध्यान रखना Q बराबर IT, ये मान यहाँ रखो Q के रिप्लेस, तो W बराबर बन जाएगा EIT। ये कुल कार्य आ गया, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कह दी। अब बेटा आप ध्यान से देखिए, परिपथ में जो ये कुल कार्य अभी आपने देखा, कुल कार्य आ गया W बराबर EIT। इतना सेल कुल कार्य कर रही है। अब इस सेल के साथ आप देखिए दो प्रतिरोध लगे हैं, एक तो बाह्य प्रतिरोध और दूसरा आंतरिक प्रतिरोध, अर्थात इसका जो कुल कार्य है वो इन दो प्रतिरोधों में बटा होगा, एक तो बाह्य प्रतिरोध में और दूसरा आंतरिक प्रतिरोध में। समझ गए? तो बेटा W बराबर होगा, मान लीजिए यहाँ पर W1 हुआ कार्य और इसका कार्य हुआ W2, अर्थात कहने का W बराबर होगा W1 प्लस W2। आई बात समझ में? मतलब जो कुल कार्य है वह दो भागों में बटा है, बाह्य प्रतिरोध में और आंतरिक प्रतिरोध में। तो अब हम देखते हैं बाह्य प्रतिरोध में कितना कार्य होगा और आंतरिक प्रतिरोध में कितना होगा। तो बच्चों इसे सोल्व करने के लिए हम नीचे चलते हैं। देखिए ये कुल कार्य आया था, यहाँ तक हम कर चुके। आगे देखते हैं हम, सेल द्वारा बाह्य प्रतिरोध बड़ा R में आवेश को प्रवाहित करने में कार्य है। अब बड़ा R जो है, इसमें आप देखेंगे बड़े R के सिरों के बीच का टर्मिनल विभवांतर V है। आप चित्र में देख सकते हैं ऊपर, ये रहा, ये जो बड़ा R है इसके सिरों के बीच का टर्मिनल विभवांतर ये रहा बच्चों V है, जिसे हमने वोल्ट मीटर द्वारा नापा है। तो बड़े R के सिरों के बीच का विभवांतर V है, और यहीं पर बताऊंगा मैं छोटे R के सिरा जो है, छोटा R मतलब आंतरिक प्रतिरोध, ये इसके सिरों का विभवांतर है V डैश। ठीक है, तो हमने बताया जो कुल कार्य है यहाँ से W बराबर EIT, वो दो भागों में बटा है, बाह्य प्रतिरोध में और आंतरिक प्रतिरोध में। अब हम देख रहे हैं बाह्य प्रतिरोध में कितना कार्य होगा भाई, VQ होगा। VQ क्यों होगा? क्योंकि बाह्य प्रतिरोध में विभवांतर V है। और यहाँ कितना होगा भाई, यहाँ पर कार्य होगा, ये W1 कह दो आप, ये वाला W1 कह दो, W1, और W2 बराबर होगा VQ ही होगा जी, लेकिन V डैश कर दो यहाँ पर, क्योंकि विभवांतर यहाँ पर V डैश है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आंतरिक प्रतिरोध में विभवांतर है V डैश, तो V डैश Q हो जाएगा, और यहाँ का कार्य हो जाएगा VQ। ठीक है, और कुल कार्य EQ है, और मैंने बताया कुल कार्य बराबर होगा इसके प्लस इसके। तो इसी बात को बेस बनाकर हमने नीचे किया। अब देखिए ये कुल कार्य आ गया बच्चों, ये रहा कुल कार्य। अब देखते हैं सेल द्वारा बाह्य प्रतिरोध R में आवेश को प्रवाहित करने में कार्य, R के सिरों के बीच का विभवांतर V है, तो कार्य हो जाएगा W बराबर VQ। कितना हो जाएगा? W बराबर VQ, और Q के रिप्लेस आप लिख सकते हैं IT, तो W बराबर VIT। आगे देखिए सेल द्वारा आंतरिक प्रतिरोध R में आवेश को प्रवाहित करने में कार्य, तो V डैश Q हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया W बराबर V डैश इंटू Q। ठीक है, W2 बराबर, ये W1 था, ये W2 है, W2 बराबर V डैश इंटू Q, और Q बराबर क्या होता है बच्चों? Q बराबर होता है IT। Q बराबर IT, आवेश बराबर धारा गुना समय, यहाँ पर रख दो, तो W बराबर V डैश इंटू IT, और V डैश बराबर ओम का नियम होता है, इससे पिछले चैप्टर में पढ़ाया था बच्चों, याद हो तो, V बराबर IR। अब चूंकि आंतरिक प्रतिरोध की बात चल रही है, तो आंतरिक प्रतिरोध में बड़ा R ना लेकर हमको लेना होगा छोटा R, तो W बराबर हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा IR। ये बेटा V बराबर IR यहाँ पर रख देंगे, V डैश के रिप्लेस IR रख दो, तो W2 बराबर हो जाएगा कितना बच्चों? W2 बराबर V के रिप्लेस IR और Q के रिप्लेस IT है ना, इसका रिप्लेस IT रख दिया, इसके रिप्लेस IR रख दिया, तो फॉर्मूला बन गया I²RT। तो बेटा कुल कार्य जो है, अब देखेंगे कुल कार्य, ये वाला जो कुल कार्य है, ये W बराबर EIT, ये बराबर होगा W1
और W2 के योग के। W1 मतलब बाह्य प्रतिरोध का कार्य, बाह्य प्रतिरोध में कार्य हुआ VQ क्योंकि इसका विभवांतर V है या VIT कह दो इसको, और आंतरिक प्रतिरोध का कार्य हुआ बच्चों V डैश इंटू Q, या V डैश का मान आप IR रख दो और Q का मान आप रख दो IT, अर्थात ये हो जाएगा I² RT। ठीक है, ये ही मैंने समझाया हुआ है W1 और W2 ये रहा। अब आप कुल कार्य के लिए क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर दीजिए। तो कुल कार्य हो जाएगा W इक्वल टू W1 प्लस W2, अर्थात W के रिप्लेस आप रख दोगे EIT बराबर हो जाएगा W1 के रिप्लेस आप रख दोगे VIT और प्लस W2 के रिप्लेस आप रख दोगे I² RT। अब इसमें से आप देखेंगे EIT इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से आप देखिए IT यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, IT कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा V प्लस IR। ठीक है, अब आप देखेंगे बच्चों IT से IT कट जाएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल टू V प्लस IR। ये विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध आ गया। यहाँ पर E कहलाता है विद्युत वाहक बल, ठीक है, V कहलाता है टर्मिनल विभवांतर और छोटा r कहलाता है आंतरिक प्रतिरोध। तो ये संबंध सूत्र है विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध। हमारा हेडिंग यही था, आप देख सकते हैं हेडिंग ये रहा, सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो संबंध आ गया बच्चों, क्या आया, E बराबर V प्लस IR। फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, E बराबर V प्लस IR। E क्या कहलाता है यहाँ पर, विद्युत वाहक बल, V क्या कहलाता है टर्मिनल विभवांतर, छोटा r क्या कहलाता है आंतरिक प्रतिरोध। तो मैं अपेक्षा करता हूँ ये पॉइंट भी आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी इसे में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो की स्पीड को डबल करके या 1.5 गुना करके आप इस पॉइंट को दोबारा एक बार समझ सकते हैं, आपके पूरा पक्का तैयार हो जाएगा। अब बच्चों इससे आगे अगला जो टॉपिक है देखेंगे, उसमें मैंने लिखवाया है V को आप खोल दीजिए। देखिए E का जो फॉर्मूला आया है E बराबर V प्लस IR, ये आया। अब V बड़ा V क्या है यहाँ पर, प्रतिरोध R के सिरों का विभवांतर। हमने पढ़ा है ओम के नियम से V बराबर होता है IR, तो इसे V के रिप्लेस रख दो यहाँ पर। तो देखिए फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल टू IR प्लस I छोटा r। ठीक है, या इसे आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप देखेंगे I कॉमन ले लो, तो I कॉमन लिया तो अंदर बच्चा बेटा बड़ा R प्लस छोटा r, या I बराबर हो जाएगा, ये अपोन में चला जाएगा E अपोन बड़ा R प्लस छोटा r। ये परिपथ में धारा ज्ञात करने का फॉर्मूला आ गया। परिपथ में धारा, वैद्युत धारा अगर पूछे गया तो फॉर्मूला लगाएंगे हम I बराबर E अपोन बड़ा R प्लस छोटा r। ये कब लगेगा बच्चों, जब परिपथ में बड़ा R और छोटा r दोनों जुड़े हों। ठीक है, छोटा r मतलब सेल का प्रतिरोध, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, ये एक सेल है, सेल के साथ ये आंतरिक प्रतिरोध और ये बाह्य प्रतिरोध। तो अगर परिपथ में इस प्रकार की कंडीशन है, बड़ा R छोटा r दोनों जुड़े हैं, तो फॉर्मूला जो होगा धारा निकालने के लिए, इससे सेल से जो धारा निकली उसका मान होगा I बराबर E अपोन बड़ा R प्लस छोटा r। I बराबर E अपोन बड़ा R प्लस छोटा r। ठीक है, तो ये परिपथ में धारा ज्ञात करने का फॉर्मूला आ गया। अब आगे देखते हैं बेटे, छोटा r और बड़े R में संबंध, मतलब आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में संबंध, स्मॉल r व कैपिटल R में संबंध देखेंगे अगले नोट में। ठीक है, सभी इसी सूत्र से बनाए गए हैं। देखिए I का सूत्र हमने अभी पढ़ा, I बराबर होता है E अपोन बड़ा R प्लस छोटा r। ओम ने बताया था, क्या बताया था, V बराबर होता है IR। तो यहाँ से I को निकालिए, I बराबर बैठ जाएगा, इसको इधर ले जाओ, बटे में पहुँचेगा तो I बराबर बैठेगा V अपोन R। ये जो I का मान है बेटे, I के रिप्लेस रख दो, तो I बराबर V अपोन R बराबर E अपोन बड़ा R प्लस छोटा r, या ये हो जाएगा आपका, इसको बेटा एक्सचेंज करेंगे पोजीशन, ऐसे ये इधर और V इधर। ठीक है, तो ये वाला इधर ले जाओ और V को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा बच्चों बड़ा R प्लस छोटा r अपोन बड़ा R बराबर E अपोन V। अपनी कॉपी पर करते चलिए मेरे साथ साथ। ठीक है, कैसे बताया एक बार फिर देखते हैं बेटे। मैंने बताया I का फॉर्मूला होता है E अपोन बड़ा R प्लस छोटा r। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा। अब I के रिप्लेस हम रख सकते हैं ओम के नियम से, I बराबर V अपोन R और बराबर ये जू का तू रहा E अपोन बड़ा R प्लस छोटा r। अब हम क्या करेंगे, स्थिति बदल दो,
तू इधर आ जा भाई, तू इधर जा। तो ये हो जाएगा भाई बड़ा आर प्लस छोटा आर अपॉन बड़ा आर बराबर ई अपॉन वी, ये हो जाएगा बेटे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग तोड़ दो। अगली लाइन में देखिए, अब इसको हम अलग अलग तोड़ देते हैं। जब इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बड़ा आर अपॉन बड़ा आर प्लस छोटा आर अपॉन बड़ा आर बराबर ये एज इट इज़ रहेगा ई अपॉन वी। मतलब ये वाली जो लाइन थी हमने इसको अलग अलग तोड़ के लिख दिया, इससे कट गया एक बार। तो ये आ जाएगा बच्चों 1 प्लस, यहाँ पर देखिए अब 1 प्लस छोटा आर अपॉन बड़ा आर बराबर ई अपॉन वी, या छोटा आर अपॉन बड़ा आर बराबर 1 को इधर ले जाएंगे तो छोटा आर अपॉन बड़ा आर बराबर ई अपॉन वी माइनस 1, या छोटा आर इज इक्वल टू हो गया बड़ा आर इंटू में पहुँच जाएगा बड़ा आर ई अपॉन वी माइनस 1। ठीक है बेटे, समझ में आ गया आपके। ये आपका छोटा आर बराबर हो जाएगा, ये इधर ले जाएंगे तो छोटा आर बराबर बड़ा आर ई अपॉन वी माइनस 1। तो ये सूत्र आ गया छोटा आर बराबर बड़ा आर ई अपॉन वी माइनस 1। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध, छोटा आर क्या है यहाँ पर, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, और बड़ा आर क्या है बच्चों, बाह्य प्रतिरोध। तो इन दोनों में संबंध सूत्र आ गया, ये बाह्य प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में संबंध सूत्र आ गया। तो इस प्रकार बेटे आज हमने 3 सूत्र पढ़े। ई बराबर पढ़ा V प्लस आई आर, ये सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध सूत्र है। दूसरा हमने पढ़ा I बराबर होता है ई अपॉन बड़ा आर प्लस छोटा आर, ये परिपथ में धारा ज्ञात करने का सूत्र है। और तीसरा हमने पढ़ा छोटा आर बराबर बड़ा आर ई अपॉन वी माइनस 1, ये आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में संबंध ज्ञात करने का सूत्र है। इसके बाद बच्चों एक बात ये भी देख लें नोट में, यदि सवाल में कहे कि सेल से धारा जा रही है, देखिए ऐसे जैसे ये सेल है और धारा सेल से निकल रही है, ऐसे अगर सेल से धारा निकल रही है तो इस कंडीशन में E और V में संबंध ये होता है E बराबर V प्लस आई आर, और याद रखना E बड़ा है V से, E बड़ा है V से। भाई जब तो सेल से धारा जा रही है V में, सेल से V में धारा जा रही है अर्थात E V से बड़ा है। V मतलब बाह्य प्रतिरोध का विभवांतर। ठीक है, V क्या था आपको याद होगा, V बराबर था आई आर, बड़े आर का विभवांतर है ये। ठीक है, और V डैश आप ऊपर देखा होगा, V डैश था आई छोटा आर, छोटा आर। तो जो सेल से धारा जा रही है वो दोनों में जा रही है। ठीक है, तो सेल से धारा का सूत्र होता है, सेल से E और V में संबंध के लिए सूत्र होता है E बराबर V प्लस आई आर। ये जब लगेगा जब सेल से धारा जा रही है। और सवाल में यदि उल्टा कह दे, आजकल क्या हो रहा है, जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं उनमें उल्टा सूत्र हो जाता है। कैसे, क्या होता है इसमें, अगर वो कह दे सेल को आवेशित कर रहे हैं, सेल डाउन पड़ी है, सेल को आवेशित कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, सेल हमारी डाउन पड़ी है। तो इस कंडीशन में सेल में धारा जा रही है या सेल को धारा दे रहे हैं तो V बड़ा होगा E से। अब क्या होगा, ये फॉर्मूला बदल जाएगा, जहाँ E है वहाँ V आ जाएगा, जहाँ V है वहाँ E आ जाएगा। अर्थात फॉर्मूला हो जाएगा V बराबर E प्लस आई आर। क्या सूत्र हो जाएगा, V बराबर E प्लस आई आर। ठीक है, तो मैंने बताया एक बार फिर देखिए, फॉर्मूला होता है E बराबर V प्लस आई आर, लेकिन ये कब लगेगा, जब E बड़ा होगा V से। और E कब बड़ा होगा V से, जब सेल से धारा जा रही हो। कब, जब सेल से धारा निकल रही है। और उल्टा दूसरा मैंने बताया कि ये फॉर्मूला ऐसे भी हो जाएगा V बराबर E प्लस आई आर। ठीक है, ये कब होगा, जब सेल में धारा जा रही है, सेल में धारा। ठीक है, से और में का फ़र्क है, तो ये बात आपको न्यूमेरिकल करते हुए ध्यान देनी है। ठीक है, वैसे मैं जो न्यूमेरिकल कराऊंगा उनमें आपके समझ में आ जाएगा ये। तो बेटा आज हम इतना ही करेंगे, इससे आगे अगला जो पॉइंट है, ठीक है, अगला पॉइंट किरचॉफ के नियम और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, वो हम इससे अगले लेक्चर में लेंगे। आप सभी बच्चे इस वीडियो के और इस पूरे चैप्टर के नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर लें और इन्हें अपने फेयर रजिस्टर पर कंप्लीट कर लें। जो मैंने पढ़ाया उसको याद कर लें। ठीक है बच्चों, और सभी बच्चे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है। थैंक यू सो मच।